हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज की क्लास हम लोग पीटी 2025 के लिए, जिसमें हम लोग जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। और यह प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं और इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, और आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि यह क्लास आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न देखिएगा। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? यह प्रश्न पूछा गया है, यह एग्जाम में पूछा गया है, यह आप याद रखना। तो यह पद याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जो थे, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार यह अध्यक्ष रहे थे, 2 बार अध्यक्ष रहे थे। पहली बार यह 1938 में, याद रखना, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे अध्यक्ष थे और उस समय निर्विरोध चुने गए थे। उसके बाद 1939 का अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, यहाँ पे चुनाव हुआ था, जिसमें पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, सुभाष चंद्र बोस ने, और इस पद के लिए चुने गए थे। तो यह आप याद रखना 1939 में। और इस पद में बहुत से विवाद हुआ, इस चुनाव में बहुत से विवाद हुआ था। इसके बाद इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने, इस पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था इस पद के लिए। तो यह आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है? सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पे है, यह आपसे पूछा जाएगा। तो यह याद रखना, जो सलाल पन बिजली परियोजना है, यह कहाँ पे है? तो पहले याद रखना, जम्मू कश्मीर में है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर में यह सलाल पन बिजली परियोजना है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है। तो यह याद रखना कि यह किस परियोजना, किस नदी पे पूछा गया है। तो यह याद रखना, चिनाब नदी, ठीक ना, चिनाब नदी पे यह परियोजना है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि चिनाब नदी पे और कौन से बांध पूछा जा सकता है। यह याद रखना, बांध पूछा जा सकता है। चिनाब नदी पे कौन से बांध है? तो यह याद रखना, बगलिहार बांध, ठीक ना, बगलिहार बांध जो है, यह चिनाब नदी पे है। और दुलस्ती, याद रखना, दुलस्ती, यहाँ पे दुलस्ती जो बांध है, ये भी कहाँ पे है? चिनाब नदी पे है। और यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो यह प्रश्न याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। बसंत विषु होता है, बसंत विषु क्या होता है? तो देखिएगा, बसंत विषु की बात की जाए तो बसंत विषु जो है, यह क्या होता है कि जहाँ पे दिन और रात समान होता है। विषु का मतलब होता है जहाँ पे दिन और रात समान होता है। उस तिथि को कब होता है दिन रात समान? तो यह याद रखना, 21 मार्च को जो होता है, दिन और रात समान होते हैं लगभग, इसी को बसंत विषु के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, यह याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा, खेतड़ी परियोजना जो है, यह याद रखना, राजस्थान के झुंझुनू में है, ठीक ना। झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिला है यह राजस्थान का। और यहाँ पे खेतड़ी परियोजना है, यह जाना जाता है, याद रखना, यह तांबा के लिए जाना जाता है, ठीक ना, तांबा के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, यह तो असम में है, ठीक ना, यह असम में है। और प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि असम में जो राष्ट्रीय उद्यान, उसके बारे में हम बता देते हैं। देखिए, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में इसे शामिल किया गया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि यह काजीरंगा जो है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह याद रखना, एक सिंग के गेंडे के लिए, ठीक ना, एक सिंग गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है, गेंडे के लिए यह प्रसिद्ध है। यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में है। और असम राज्य में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखना। तो यह मानस जो है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है। नामेरी जो है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे? असम में है।
ओरंग 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 जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे, असम में है। देहिंग देहिंग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। और याद रखना रायमोना जो है, रायमोना रायमोना जो है, ये भी कहाँ पे, असम में है। और डिब्रू सैखोवा जो है, ये भी असम में है। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इतना आप याद रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, कौन सी हैं, इसमें से आपसे पूछा जाएगा। तो यह याद रखना, जो हिमालय तंत्र की नदियां हैं, देखिए गंगा जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र जो है कैलाश पर्वत से निकलती है। यह जो सभी हैं हिमालयी नदियां हैं, ठीक ना। इसमें से जो सही होगा हमारा, यह सेकेंड और थर्ड सही होगा, जिसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगर पूछा जाए कि गोदावरी की बात की जाए और कावेरी की बात की जाए, तो कावेरी जो नदी है प्राय यह भारत की प्रायद्वीपीय नदी है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और यह पश्चिमी घाट से निकलती है ना, पश्चिमी घाट से निकलती है, ये भी आप याद रखना, पश्चिमी घाट से निकलती है। और गोदावरी जो है ये भी भारत की प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। और यह महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक ना, महाराष्ट्र से निकलती है, ये भी बात याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से जो संत थे शिवाजी के समकालीन थे, तो यह याद रखना कौन थे, तो यह थे तुकाराम, ठीक ना। तुकाराम जो थे यह 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रसिद्ध कवि थे और इन्होंने मराठी कवि थे। यह कैसे कवि थे, तो यह मराठी कवि थे, प्रसिद्ध कवि थे। और यह मराठी कवि थे, ठीक ना, मराठी कवि थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलेगा आगे चलते हैं। कौन मराठी कवि थे, तो यह संत शिवाजी थे। यह प्रश्न आप याद रखना। देखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो देखिएगा, यह प्रथम गवर्नर जनरल की बात की जाए तो यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वो बने थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक ना। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। यह बने थे 1774 में, ठीक ना, 1774 में बने थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये भी आप याद रखना। इससे पहले जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, इससे पहले 1772 से 1774 तक बंगाल के गवर्नर थे। ये भी आप याद रखना। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यह प्रश्न पूछा गया, तो यह आप याद रखना। देखिएगा, बीसी का मतलब होता है 261 बीसी, मतलब ईसा पूर्व की बात की है। कलिंग युद्ध हुआ था, सही बात है। एडी 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, यह भी बात सही है। यह याद रखना, एडी जो है आपसे पूछा जाएगा, तो एडी आप याद रखना ईसा पूर्व 622 ईसा पूर्व, यह मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो यह गलत है। कौन सा गलत है, तो यह हमारा गलत है। 1709 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। यह प्रश्न आप याद रखना, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। और औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। तो देखिएगा, कुछ यहाँ पे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे अदर नाम से कुछ व्यक्ति को जाना जाता है, जैसे बाल गंगाधर तिलक को सर वेलेंटाइन सिरोल जो थे, इन्होंने इन्हें नाम दिया था भारतीय अशांति के जनक, ठीक ना, भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। यह बाल गंगाधर तिलक को यह अंग्रेज वेलेंटाइन सिरोल ने दिया था यह नाम। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और यहाँ से और प्रश्न पूछा जाएगा कि यह प्रश्न और पूछा जाएगा। चलिएगा आगे बता देते हैं, आगे बताएंगे। चलिएगा, सन 1915 से
सर 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थे? तो यह आपसे प्रश्न पूछा गया। तो 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी, तो यह एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक में। लोकमान्य जो तिलक थे यह अप्रैल 1916 में, अप्रैल 1916 में पुणे में यह लीग की शुरुआत की थी। और एनी बेसेंट जो थे यह सितंबर 1916 में महाराष्ट्र में लीग की शुरुआत किए थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ से यह क्वेश्चन थोड़ा सा मिलान करने वाला है। देखिएगा, मिलान करना है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज और सत्य शोधक समाज, यह प्रश्न आपको मिलान करना है। तो यह प्रश्न आप याद रखना। देखिए, ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज यह राम मोहन राय की बात यह मिलेगा, ठीक ना। यह प्रश्न आप यहाँ याद रखना। रामकृष्ण मिशन की बात की जाए तो यह स्वामी विवेकानंद से मैच करेगा, ठीक, स्वामी विवेकानंद से मैच करेगा। आर्य समाज की स्थापना यह दयानंद सरस्वती। असत्य शोधक समाज की स्थापना की बात की जाए तो यह ज्योतिराव फूले। यह आप लोग याद रखना। यह प्रश्न आप लोग लगा लेना, तो इसमें मैच जो करेगा सी ऑप्शन यहाँ पे मैच करेगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये भी आपको याद रखना होगा। देखिएगा, करो या मरो का नारा यह तो दिया था महात्मा गांधी ने। और एक प्रसिद्ध नारा जो था भारत का, यह याद रखना, जय हिंद, ठीक ना, जय हिंद। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह जय हिंद का नारा जैन उल आबिद हसन ने दिया था, लेकिन यह 1943 से 45 के बीच सुभाष चंद्र बोस ने इस नारा को अपनाया था और इसे एक मजबूती से जय हिंद का नारा इसे बनाया था भारत के आंदोलन के लिए, ठीक ना। तो यह आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने इसे अपनाया था। इस नारा को मतलब इसे बढ़ावा मिला था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे चलते हैं, देखिएगा, बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछा है। तो देखिएगा, बैंक दर का अर्थ जो होता है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यह इसका अर्थ होता है। यह आप याद रखना। इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? तो यह आपसे प्रश्न पूछा गया। तो साख सर्जन जो होता है क्रेडिट क्रिएशन होता है, इसको याद रखना। इंग्लिश में क्रेडिट क्रिएशन इसका नाम होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और नगद कोषागार जो होता है CRR होता है, CRR, इसको भी आप याद रखना। तो यह आप बताइएगा, तो इसमें याद रखना बढ़ जाएगी, ठीक ना। साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा, तो वह बढ़ जाएगी, ठीक ना। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यह आप बताइएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो यह इसका अर्जित होता है, तो यह इसका लाभ अर्जित होता है पूंजीवादी, ठीक ना। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना पूंजीवादी होता है। चलेगा, आगे चलते हैं, देखिएगा, 200 रुपये का नोट 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, यह सभी पे 10 रुपये का नोट, यह भी आप याद रखना, 20 रुपये का नोट, जितने भी नोट हैं वह आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। यह प्रश्न आप याद रखना, ठीक ना, यह प्रश्न आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूछा नाम इसका याद रखना, फुल नाम इसका पूछा है, तो यह प्रश्न आपको बताना है। तो फेमा का पूरा नाम आप बताइएगा। तो देखिएगा, इसका पूरा नाम जो होता है यह फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यह इसका ऑप्शन जो सही होगा, बी ऑप्शन से होगा। इसे हिंदी में कहा जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसे कहा जाता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कहा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो यह आपको बताना है, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। तो यह याद रखना, यह जो शामिल है राज्य सूची में शामिल है। और सूची जो है यह जो है 7वीं अनुसूची में यह शामिल है। सब इसको याद रखना, 7वीं अनुसूची में यह शामिल है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो राज्य सूची में और कौन से विषय आते हैं? तो यह याद रखना, सड़क आता है, सड़क भी आता है, इसमें पुलिस आती है, पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है।
रेलवे पुलिस आती है, रेलवे याद रखना, रेलवे पुलिस भी आती है, ये भी आप याद रखना, रेलवे पुलिस भी आती है। सिंचाई आता है, सिंचाई आता है, वन आता है, ये सभी क्या है, राज्य सूची का विषय है। चलेगा, आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की बात की जाए तो यह तो भारतीय राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। और यह राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान थे, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह बात याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, निर्देशक तत्व जो है, यह याद रखना किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो ये भी याद रखना, अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। और यहीं से एक बात पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज जो है, राष्ट्रीय पंचायती राज यह दिवस कब मनाया जाता है, तो यह याद रखना 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह संबंधित है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा, 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य प्रदान किया गया है। यह आप याद रखना, यह कब किया गया था, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे 86वें संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। और इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 21A में है, ठीक ना, 21A में। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यह रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में। तो यह आपसे पूछा जाए किसने रखा, तो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। यह प्रश्न आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है, तो यह आपसे पूछा है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है। तो यह याद रखना कि यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, अनुच्छेद जो है यह 29 और 30 जो है, यह अल्पसंख्यकों के हित की बात करता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसमें यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 29 जो कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए यह बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी सही होगा। अगर बात की जाए अनुच्छेद 30 की, तो यह इसमें कहा गया है कि भाषा और धार्मिक जो है अल्पसंख्यकों को पूरी यह अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थानों में स्थापना और प्रशासन का मौलिक अधिकार देता है। यह इस अनुच्छेद में कहा गया है। यह बातें याद रखना। आगे चलते हैं। ठोस चालक में धारा प्रवाह होता है। ठोस चालक में धारा प्रवाह होता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो यह याद रखना, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। प्रकाश वर्ष आपसे पूछा जाएगा कि किसकी मापन की इकाई है। तो यह याद रखना, यह प्रकाश वर्ष जो है यह एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी जो होती है, यह प्रकाश की दूरी को मापता है। यह याद रखना, प्रकाश वर्ष। ऑप्शन जो सही होगा यहाँ पे सी सही होगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम बाइकार्बोनेट और ब्लीचिंग पाउडर, यह प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आप याद रखना। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात की जाए तो यह याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है CaOCl2, यह प्रश्न आप याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का नाम है और इसका रासायनिक सूत्र है। वहीं पे पूछ लिया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम और रासायनिक सूत्र। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम और रासायनिक सूत्र जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। यह प्रश्न आप याद रखना, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा, ठीक ना, बी ऑप्शन यहाँ पे से होगा।
नेक्स्ट देखिएगा, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का शुद्ध सोना कितना होता है, यह आपसे पूछा है। तो शुद्ध सोना जो होता है यह याद रखना, इसमें पूछा जाएगा तो यह याद रखना 75%, ठीक है ना, 75%। अगर यहीं पे पूछा जाए कि 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोना की बात की जाए तो 22 कैरेट जो है सोने होते हैं, कैरेट जो सोना होता है उसमें पूछा जाए कितना प्रतिशत शुद्ध सोना होता है, तो इसको याद रखना, उसमें शुद्ध सोना की बात की जाए तो 9 याद रखना 9.67% जो होता है यह शुद्ध सोना होता है। यह प्रश्न आप याद रखना, यह 22 कैरेट में। नेक्स्ट देखिएगा, संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में बहुतायत में क्या होता है, तो संतरे में बहुतायत में जो होता है विटामिन सी होता है, और विटामिन सी आंवला में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंवला में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है। कितने भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करता है, तो यह याद रखना कितने राज्य हैं। देखिएगा, उत्तराखंड है, यह याद रखना, हम शार्ट में लिख रहे हैं, उत्तराखंड है, यूपी है, इसको याद रखना, बिहार है, याद रखना बिहार है, और वेस्ट बंगाल है, इसको याद रखना वेस्ट बंगाल, और सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम। जो यह कितने राज्य हुए, 5 राज्य। तो 5 राज्य जो हैं यह भारतीय राज्य जो हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। कोस्टा रिका की राजधानी आपसे पूछा है, तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जो विश्व में जो जितने भी देश हैं उसकी राजधानियाँ पूछा जाता है एग्जाम में, और वहाँ के मुद्रा भी पूछी जाती है। तो ये भी प्रश्न आप याद रखना। यहाँ पे जो ऑप्शन से होगा सैन जोस, यहाँ पे लिखा जाता है, सैन जोस भी लिखा जाता है, ये भी आप याद रखना, सैन जोस भी लिखा जाता है। तो यह कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस, ठीक, ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। तो यह लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा आपसे पूछा है, तो यह क्या है, तो यह याद रखना, यह मलयालम जो है, यहाँ पे लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा मलयालम यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिएगा, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, पहले जो था 104वें जो संविधान संशोधन हुआ था, इससे पहले 104वां जो संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, इससे पहले इसकी संख्या जो हुआ करती थी यह 552 हुआ करती थी। लेकिन अब अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, तो यह याद रखना, वर्तमान में अगर पूछा जाए तो यह वर्तमान में पूछा जाएगा तो 550, ठीक ना, 550 यह लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी वर्तमान में। पहले हुआ करती थी 552। तो यह प्रश्न आप याद रखना, यहाँ से पूछा जाएगा, जिसमें से यह दो जो संख्या जो घटी है इसको याद रखना, दो जो संख्या घटी है यह एंग्लो इंडियन की संख्या घटी है, इसको निरस्त कर दिया गया, इस पद को हटा दिया गया यह 104वें संविधान संशोधन द्वारा, यह आप याद रखना। जिसमें से अगर राज्य से जो प्रतिनिधि होते हैं वह कितने होते हैं, तो यह 530 जो होते हैं प्रतिनिधि होते हैं, और इसमें से जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से कितने होते हैं, तो 20 होते हैं, और यहाँ से राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा जो चुने जाते हैं उनकी संख्या 2 होती है। तो यह मिलाकर सभी संख्या हो जाती थी, यह हो जाती थी 52। इसको याद रखना, यह प्रश्न आप याद रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है या आपको बताना है। तो हिंदी दिवस की बात की जाए तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क एक संगठन है, ठीक, इसको याद रखना। उसमें से म्यांमार जो है उसका सदस्य नहीं है, और सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू में है। काठमांडू या नेपाल, काठमांडू, यहाँ से लिखने में दिक्कत हो रही है, तो यह याद रखना, काठमांडू जो है यह नेपाल में है,
इसकी काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है और इसका मुख्यालय सार्क का काठमांडू में है। इसमें ऑप्शन जो से होगा डी ऑप्शन से होगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोवेरा की गुफाएं स्थित है? अजंता एलोवेरा की गुफाएं स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह औरंगाबाद, ठीक है ना, औरंगाबाद जो है यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, यह याद रखना, महाराष्ट्र में है। यह आपसे पूछा जा सकता है। चलिएगा, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का शास्त्रीय उत्सव है? तो यह ओणम जो है, यह याद रखना, ओणम यह एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव है। यह प्रश्न आप याद रखना, यह एक फसल उत्सव है और यह केरल राज्य का एक उत्सव है। केरल राज्य का उत्सव है, ठीक ना। केरल राज्य के जो एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जो कथकली होता है, मोहिनीअट्टम होता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? यह आप याद रखना, सूर्य के सबसे नजदीक प्रश्न पूछा गया है। तो यह सबसे नजदीक जो है बुध ग्रह है, या आप याद रखना बुध ग्रह, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते। और सबसे छोटा भी ग्रह है बुध ग्रह। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई की बात की जाए तो प्रथम एशियाई जो थे वह रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में यह पुरस्कार मिला था। 1913 में गीतांजलि के लिए, इनकी पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए यह पुरस्कार मिला था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है? यह प्रश्न पूछा है। तो यह आपको बताना है। इसमें से शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश है, ठीक ना। तो देखिएगा, इल्तुतमिश की बात की जाए, पहले हम स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश की बात की जाए तो यह 1211 में से 1236 तक, 1236 यह याद रखना, 1236 तक यह शासनकाल था इल्तुतमिश का। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी जो था 1296 से 1316 तक इसका शासनकाल था। उसके बाद आता है शेरशाह सूरी का शासनकाल जो था 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी का शासन था। उसके बाद अकबर का शासन आता है। तो अकबर का शासन जो था 1556 से 1605 तक जो था अकबर का शासन था। तो सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर का यह आता है शासनकाल। यह प्रश्न आप याद रखना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन, इसको याद रखना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे? देखिएगा, टामरो, फ्रान और ह्वेनसांग, यह किस रो में भारत आए थे? तो यह आपसे को बताना है। यह यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिएगा, सबसे पहले कौन आया था? तो फहान आया था। फहान जो आया था, यह कब आया था? तो यह 399 ईस्वी में आया था। 399 ईस्वी में आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था और यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। उसके बाद ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग आप याद रखना, ह्वेनसांग ये भी चीनी बौद्ध भिक्षु था और यह 7वीं शताब्दी में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह प्रश्न आप याद रखना, यह 399 में आया था और यह 7वीं शताब्दी में आया था। और टॉमस रोज जो था, यह एक अंग्रेज राजदूत था जो आया था 1615 में आया था। 1615 में आया था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। ये भी आप याद रखना। तो इसमें ऑप्शन आप लोग मिला लीजिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला जो था, यह किस युद्ध में पराजित हुआ था अंग्रेजों से? यह आप याद रखना, अंग्रेजों से पराजित हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हुआ था। यह प्लासी के युद्ध में 1757 में यह
पराजित हुआ था? यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर डेट पूछा जाएगा तो 23 जून 1757 में, ठीक ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, इसमें आपको बताना है। तो यह याद रखना, लॉर्ड डलहौजी जो था यह हड़प नीति का कट्टर समर्थक था और भारत का गवर्नर जनरल भी रहा। यह 1848 से 1856 तक, 1848 से 1856 तक यह भारत का गवर्नर जनरल भी रहा, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थी? धन्वंतरी, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी की बात की जाए तो यह कौन थी? तो यह आपसे पूछा जाएगा, तो धन्वंतरी कौन थी? तो यह याद रखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थी। यह प्रश्न याद रखना, यह प्रश्न आप याद रखना। चलिएगा, आगे चलते हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका के लेखक आपसे पूछा जाएगा, तो इंडिका के लेखक जो थे वह थे मेगस्थनीज, ठीक ना। मेगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह हर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था, यह आपको बताना है। तो यह भारत में आया था यह 1928 में, और इसका गठन पूछा जाएगा तो गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था। इसका गठन 1927 में हुआ था, भारत में आया था 1928 में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? यह आपको याद रखना, यह कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन जो कि 26 जनवरी यह याद रखना, लाहौर अधिवेशन जो था यह अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर, ठीक ना। 29 दिसंबर 1929 को यह पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था। ये इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव हुआ था पारित, और 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक घोषणा की गई थी, ठीक ना। सार्वजनिक घोषणा की गई थी पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। ये भी आप याद रखना, ठीक ना, प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, निम्न का मिलान करें। निम्न का मिलान करना है, यह आपको बताना है। निम्न का मिलान करना है, इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? देखिएगा, निम्न का यहाँ पे मिलान जो करना है, यहाँ पे पहला प्रश्न जो बनेगा मिलान होगा वह बनेगा इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, इंडियन नेशनल आर्मी यह सुभाष चंद्र बोस, यह याद रखना, सुभाष चंद्र, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी सुभाष चंद्र बोस इसका गठन किए थे। गदर पार्टी की बात की जाए तो यह लाला हरदयाल थे। मित्र मेला की बात की जाए तो यह बी.डी. सावरकर थे, और होम रूल लीग के एनी बेसेंट थे। यह प्रश्न आप याद रखना। चलेगा, आगे चलते हैं, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था तो वह थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो यह आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे यह लोग थे इसमें। और यह हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सदस्य थे। यह प्रश्न आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चलिएगा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना था? नागार्जुन सागर जो बांध था यह किस नदी पे बना है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो नागार्जुन जो सागर बांध है यह बना है कृष्णा नदी पे, ठीक ना, कृष्णा नदी पे बना है, और यह 2 राज्यों में है। पहला तो तेलंगाना राज्य में है, उसको याद रखना, तेलंगाना राज्य में, और आंध्र प्रदेश में है। यह दोनों राज्य में है, इसको आप याद रखना। यह दोनों राज्यों को जोड़ता है नागार्जुन सागर बांध, और कृष्णा नदी पे है, ये भी आप याद रखना। और
और आज का यह देखिएगा, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को आपको जवाब देना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी और वो किसने की थी? यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको। यह प्रश्न आज के लिए हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसको बताइएगा। आज के लिए बस हम लोग इतने करेंगे। प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 51। तो यह प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर करिएगा। आज के लिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।